नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। सामान्य ज्ञान की इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज के इस पाठ में आप लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को देखेंगे। साथ ही साथ परंपरागत सामान्य ज्ञान के अंतर्गत अंतरिक्ष विज्ञान, रक्षा प्रौद्योगिकी और इसके साथ ही साथ नृत्य और संगीत कला को भी आज इसी पाठ में आप लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल यानी जैव निम्नीकरण की सामग्री नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? एल्यूमिनियम फॉयल। याद रखिएगा, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ये जो एल्यूमिनियम फॉयल होता है ये जैव निम्नीकरण की सामग्री नहीं है। अब ये सबसे बड़ी बात होती है कि जैव निम्नीकरण क्या है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया है कि जीवों के माध्यम से जिन पदार्थों का रासायनिक विघटन संभव होता है इसको कहा जाता है जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेबल। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जैविक पदार्थ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित किए जा सकते हैं, ठीक है। और जो अन्य ऑप्शन है जैसे कपास, जानवरों की हड्डी या लकड़ी, ये सभी बायोडिग्रेडेबल है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि पारितंत्र के दो मूल घटक कौन से हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी। यहाँ पर जैविक तथा अजैविक घटक ये दो जो हैं ये परितंत्र के घटक हैं, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अब जरा इसको डिटेल में थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखिए, अगर आपको हिंदी के वर्ड परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र इसमें समस्या हो तो आप इसकी इंग्लिश से इसको समझने का प्रयास करें। यानी जो इसका इंग्लिश टर्म है जैसे परितंत्र यानी इकोसिस्टम, ठीक है। आप इकोसिस्टम देख लीजिए। इकोसिस्टम शब्द का अगर पूछा जाए कि सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था या इसकी संकल्पना किसने दी थी, तो याद रखिएगा एजी टांसले के द्वारा। यानी टांसले महोदय ने 1935 में इस शब्द की इकोसिस्टम शब्द की का प्रयोग किया था। और इन्होंने बताया कि परितंत्र में यानी इकोसिस्टम में दो मूल घटक होते हैं, एक होता है अजैविक और दूसरा होता है जैविक घटक। यहाँ पर मैं उदाहरण दे देता हूँ। यदि आप अजैविक घटक की बात करेंगे तो जैसे स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ठीक है। यानी स्थलमंडल में मिट्टी हो गई, वायुमंडल में वायु, जलमंडल जल, ये सभी जो हैं ये अजैविक घटक। यदि आप जैविक घटक की बात करेंगे तो जैसे वनस्पति, जीव जंतु, ये जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अगला एक और एक्सप्लेनेशन है इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी। तो यहाँ पर आपने दो बातें देखी, इकोसिस्टम किसके द्वारा? एजी टांसले द्वारा। और अगर इकोलॉजी की बात करेंगे तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल द्वारा 1869 में किया गया था। तो ये दो बात बिल्कुल क्लियर कट याद रखेंगे। हिंदी का टर्म्स यहाँ पर अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो आप इंग्लिश टर्म से इसको ले चलें क्योंकि आपके प्रश्न दोनों लैंग्वेज में दिए गए रहते हैं। अगला देखिए, पूछ रहा है कि सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या हो गया? इकोसिस्टम। तो आपका सीधा जवाब क्या हो जाएगा? एजी टांसले, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अब जरा इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। इतनी बात आप जान चुके हैं कि 1935 में एजी टांसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया। अब जरा पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम को समझने का प्रयास करिए। पौधे, जंतु और भौतिक पर्यावरण को सामूहिक रूप से यानी इनके मिलने से जो तंत्र स्टैब्लिश होता है, जो सिस्टम स्टैब्लिश होता है, उसको कहते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर और समझ लीजिए, पारिस्थितिकी यानी जिसको आपने इकोलॉजी कहा है, इकोलॉजी शब्द का पहली बार किसने प्रयोग किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। इकोलॉजी का मतलब ये होता है कि वह विज्ञान जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों के परस्पर संबंध और उनका भौतिक पर्यावरण से जो संबंध का अध्ययन है, इसी को कहते हैं इकोलॉजी, ठीक है। यानी आप यहाँ पर इकोसिस्टम और इकोलॉजी में अंतर समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 को पूछा गया कि किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब क्या होगा? फौना, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जब किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य की बात करें तो फौना, और यदि किसी भौगोलिक क्षेत्र में वनस्पति समूह की बात करें तो उसको फ्लोरा कहते हैं। ये दोनों बात याद रखेंगे। यहाँ प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है। देखिए, अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। जरा देखिए, अजैविक नहीं है यानी इसमें कोई एक ऐसा है जो जैविक में आता है, तो वो कौन आ जाएगा? कवक, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोगों ने मृदा, पानी और हवा की बात की थी कि ये 3 मंडल थे जो अजैविक के अंतर्गत थे, और यहाँ पर कवक जो है ये जैविक घटक के तौर पर आएगा। 5वें का सही जवाब होगा विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, यदि यहाँ देखिए जैविक घटक में दिया है जलचर, नभजल और स्थलीय जीव, यही हम लोगों ने 3 मंडल पढ़ा था। अगर आप अजैविक घटक के बारे में देखेंगे तो मृदा, आर्द्रता, हवा, स्थलाकृति, ये सभी क्या है? अजैविक घटक हैं। अगला देखिए, पूछ रहा है कि उस आंदोलन की पहचान करें जो वनों के बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिए ये जीवंत उदाहरण है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चिपको आंदोलन, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन के बारे में समझ लीजिए, ये 1973 में, उस समय ये चमोली जिला जो था वो उत्तर प्रदेश में था, वर्तमान में ये उत्तराखंड में है। यहाँ पर एक अहिंसक आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन में चंडी प्रसाद भट्ट और उनके साथ सहयोगी सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। याद रखिएगा,
ये जो सुंदरलाल बहुगुणा हैं, इनका मई 2021 में निधन हो गया कोविड-19 के कारण। और यदि आप भारत में वनों की सुरक्षा को लेके यानी पर्यावरण की सुरक्षा संबंधित कुछ अन्य आंदोलन की बात करें तो विश्नोई आंदोलन राजस्थान से संबंधित, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट केरल का, जंगल बचाओ अभियान या आंदोलन बिहार से संबंधित है, अपिको आंदोलन कर्नाटक से, नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जैविक संरक्षण में प्रकाशित नए अध्ययन के अनुसार किस मुद्दे के कारण कई अनोखी जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका इसमें क्या सही जवाब हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण। ठीक है, यानी कौन रिस्पॉन्सिबल है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण, यानी विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, एक बात यहाँ पर यह जान लीजिए कि ग्रीन हाउस गैस से संबंधित एक पेरिस समझौता काफ़ी चर्चा में रहता है और कई बार इस पेरिस समझौते का ईयर पूछ लिया जाता है। ये 2015 से संबंधित। इसमें क्या कहा गया? इसका उद्देश्य है कि वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना और आदर्श रूप से आधार रेखा की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस पर अधिकांश प्रजातियों को बचाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी बात हो गई ग्रीन हाउस गैस की उत्सर्जन से। यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस के बारे में यदि पूछा जाए तो आप याद रखिएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी मीथेन, N24 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प और O3 यानी ओजोन गैस, ये सभी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैस है। इनको भी आप याद रखेंगे। अगला चलिए, पूछ रहा है कि चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? ये पादप संरक्षण से संबंधित है और अभी इसकी चर्चा हम लोगों ने की है 1973। अगला देखिए, और किस डिस्ट्रिक्ट से? तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, और एक वहाँ चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक जगह का नाम है जिसका नाम है गोपेश्वर। ठीक है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, पूछ रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंधित होकर विश्व को बचाना है, वो कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ग्रीन पीस, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। जरा ग्रीन पीस के बारे में समझिए। जो ये ग्रीन पीस है, ये इसकी स्थापना 1971 में कनाडा के वैंकूवर में की गई। और अगर ये पूछा जाए कि ग्रीन पीस का जो प्रारंभिक उद्देश्य था ये क्या था, तो इसका प्रारंभिक उद्देश्य अमेरिका द्वारा अलास्का से किए जाने वाले नाभिकीय परीक्षण का विरोध करना था। और अगर ये पूछा जाए कि ग्रीन पीस का वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। और अगर पूछा जाए कि ग्रीन पीस इंडिया की स्थापना कब हुई, तो 2001 में हुई और ग्रीन पीस इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। ठीक है, यानी कि इसका मोटा मोटा उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना, यही ग्रीन पीस का मूल उद्देश्य है स्थापना का। ठीक है, अगला चलिए, अगले प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 की तरफ पूछ रहा है कि बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कर्नाटक में स्थित है, यानी यहाँ पर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। जरा इसको समझिए कि ये जो बांदीपुर नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में की गई और ये त्रिजंक्शन क्षेत्र में स्थित है। किसके? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के त्रिजंक्शन पर। और एक बात और याद रखिएगा कि ये जो बांदीपुर नेशनल पार्क है, यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है। और कर्नाटक में जो अन्य टाइगर रिजर्व है उनकी भी जरा चर्चा कर ली जाए बांदीपुर के अलावा। यहाँ पर देखिए, भद्रा टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ पर है? कर्नाटक में। नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक में। डंडेली अंसी टाइगर रिजर्व, ये भी कर्नाटक में। बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ पर है? कर्नाटक में। याद रखिएगा, कर्नाटक के जो भी टाइगर रिजर्व हैं उनको ध्यान से समझिएगा। UPSSC द्वारा कर्नाटक से कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इनको आप जरूर याद रख लेंगे। अगला देखिए, कह रहा है कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? किश्तवाड़ कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में ये जो किश्तवाड़ एक जिला है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर चिनाब नदी के पास ये किश्तवाड़ नेशनल पार्क अवस्थित है, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। जरा एक बात और समझिएगा, यदि जम्मू कश्मीर के अन्य नेशनल पार्क की आपसे बात करें तो यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है? दाची-गम नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर। काजी नाग है नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। इन नामों को भी आप याद रखेंगे। अगला है कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य यानी राष्ट्रीय अभ्यारण्य का नाम क्या है? तो ये भरतपुर में स्थित पूछ रहा है और भरतपुर कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो याद रखिएगा, आपका विकल्प क्या हो जाएगा? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब ये देखिए, इसका नाम भरतपुर क्यों पड़ा? क्योंकि ये राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है, इसीलिए इसका नाम भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य भी पड़ गया। और इसका अन्य नाम क्या है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे जरा कुछ और बातें ध्यान में रखिएगा। इसको 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। किसको? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को। यहाँ पर जरा अगर हम बात करें घाट प्रभा की, तो घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य जो है ये बेलगाम कर्नाटक में है, ये भी बात याद रखिएगा। इसके अलावा दर्रा राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये राजस्थान में है। विकल्प ए में जो भैंस रोड गढ़
अभयारण्य दिया है, ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, ठीक है। तो ये सभी बातें याद रखेंगे। और भरत देव में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी, असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जरा यहाँ पर कुछ और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में है। काजीरंगा असम में है, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल में है, और वहीं सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14 देखिए, भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल यानी बायोस्फीयर रिजर्व है? तो आपका सही जवाब होगा 18, ठीक है। यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। जरा एक बात ये समझ लीजिए कि जो जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र हैं ये आनुवांशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं, जिसमें जीवों की आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रदान किया जाता है। जरा इन 18 में से जरा ये यहाँ पर जैव मंडल रिजर्व और उनकी स्थापना दिया है। यहाँ पर मैं साथ ही साथ आपको इन जैव मंडल रिजर्व जो जिस राज्य से संबंधित हैं उनका भी जिक्र कर दूंगा। जैसे नीलगिरी, ये कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र में है, और ये 1986 में स्टैब्लिश हुआ। वहीं अगला है नोकरेक, ये मेघालय से संबंधित है 1988 में। अगला है नंदा देवी जो उत्तराखंड से संबंधित है 1988 में। मानस असम राज्य में 1989 में। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु 1989 में। ग्रेट निकोबार ये अंडमान निकोबार में 1989 में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, ये भी 1989 में। सिमलीपाल उड़ीसा में 1994। अगला है डिब्रू सैखोवा, ये असम में है 1997 में। देहांग देबांग अरुणाचल प्रदेश में 1998 में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में 1999 में। कंचनजंगा सिक्किम में सन 2000 में। अगस्त्य मलाई ये कर्नाटक तमिलनाडु और केरल राज्य में 2001 में। अचान कमार ये अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2005 में। कच्छ जो कि गुजरात में 2008 में। शीत रेगिस्तान, तो शीत रेगिस्तान कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश 2009 में। शेषाचलम पहाड़ी ये आंध्र प्रदेश में 2010 में। और पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में 2011 में स्टैब्लिश हुआ। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दांडेली वन्यजीव विहार अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा कर्नाटक में। मैंने आपसे कहा था आयोग का इंटरेस्ट कर्नाटक में ज़्यादा है, तो यहाँ पर कर्नाटक आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, यह अभ्यारण्य पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पर लगभग पक्षियों की 200 से लगभग प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। प्रमुख जीवों में यहाँ पर हार्नबिल है, चितकबरा हॉटेल है, काला पैंथर है, मालाबाट गिलहरी है, मंट जैक है यानी भौंकने वाला हिरण, हाथी है, किंग कोबरा है, मगरमच्छ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कीठम झील और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आगरा के पास, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, एक बात यहाँ पर यह समझ लीजिएगा कि इस झील को, ये जो कीठम झील है, इसी के पास एक पक्षी विहार भी है, इसी को सुर सरोवर पक्षी विहार कहते हैं, और इस झील को 2020 में संरक्षित रामसर स्थल के रूप में भी नामित किया गया था, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में है, और केरल राज्य में किस जिले में? इदुक्की जिले में, यानी पश्चिमी घाट पर स्थित है ये, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और है कि इस राष्ट्रीय उद्यान को केरल का पहला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और इसको यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया, ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि थट्टेकड पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा थट्टेकड पक्षी अभ्यारण्य केरल में स्थित है, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, ये जो थट्टेकड पक्षी अभ्यारण्य है ये कोठा मंगलम केरल में स्थित है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह प्रश्न पहले भी आ चुका है, विकल्प में दिया हुआ था, हमने चर्चा की थी। भद्रा पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में, यानी यहाँ पर विकल्प क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक के चिकमंगलूर में जिले में ये बाघ संरक्षित क्षेत्र है। जरा यहाँ पर कुछ अन्य अभ्यारण्य हैं, उनको भी जरा देख लीजिए। जैसे हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, चंद्रप्रभार अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में, मुदीमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, ये पूछे गए राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो आपका सही जवाब होगा तेलंगाना में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। घाना पक्षी विहार ये कहाँ पर है? राजस्थान में। और रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा, पराबैंगनी किरणें, ठीक है। यानी पराबैंगनी किरणें ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, जिससे जो पृथ्वी पर रहने वाले मानव जाति है उनको काफ़ी लाभ पहुंचता है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। जरा एक बात ये समझिएगा, ये जो ओजोन परत है ये पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल में स्थित है, पहली बात। और ये किस किरण को अवशोषित करती है? ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को।
यदि मान लीजिए कि अगर ये पराबैंगनी किरणें आ जाती पृथ्वी पर तो क्या दिक्कत आ जाती। तो ये पराबैंगनी किरणों के कारण त्वचा कैंसर, दृष्टिहीनता, त्वचा का जलना, ये रोग होने की संभावना हो जाती। यहाँ पर एक बात और ये समझ लीजिएगा कि मानवीय क्रियाकलापों द्वारा वायुमंडल में प्रेषित क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी HCFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सभी ओजोन परत का क्षरण होता है। ये सभी चीजें, ये सभी गैसें रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ओजोन परत के क्षरण के लिए। ये भी बात याद रखें। अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? एसिडिक pH, यानी कि जो शुद्ध पीने के पानी का जो उदाहरण क्या है, जैसे वो दूषणकारी तत्व से मुक्त हो, खनिज पदार्थों से युक्त हो और स्वादिष्ट हो, ये पीने के पानी का मापदंड है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, जो भारत मानक ब्यूरो है, इन्होंने जो फ्लोराइड की जो सीमा निर्धारित की है, ये 1 से 1.5 ppm है, यानी यहाँ पर उसके बीच में कौन आ रहा है? यहाँ पर 0.7। ठीक है, याद रखिएगा 0.7 ppm यहाँ पर एग्जैक्ट होगा, यानी यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ओजोन। ठीक है, ये जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान नहीं करता है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर जरा कुछ बातें आपको ध्यान देनी चाहिए। अगर ये पूछा जाए कि प्रमुख जल प्रदूषक कौन से हैं, जो भारी धातु, माइक्रोप्लास्टिक, कीटनाशक, आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, तो ब्लैक फुट, त्वचा का कैंसर, डायरिया, टाइफाइड, अतिसार, हैजा, हेपेटाइटिस, पीलिया, ऊबड़-पीठ, ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात कि जल प्रदूषण को कम करने के लिए और जल संरक्षण के लिए रियो डी जेनेरियो में 1992 में एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की बैठक हुई, जिसमें स्वच्छ जल के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और इसी में यह निर्धारित किया गया कि 22 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व जल संरक्षण दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। ये भी बात याद रखेंगे। अगला है, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किस कारण से संबंधित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बढ़ती आबादी, यानी आबादी का बढ़ना, ये इन सभी कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी आबादी बढ़ने से वनों की कमी हो रही है, लोग काट के उसमें घर बना रहे हैं, नगरीकरण बढ़ता जा रहा है, लोग गांव से पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए, और प्रदूषण का बढ़ना, बड़े बड़े उद्योग स्टैब्लिश हो रहे हैं जिससे प्रदूषण हो रहा है, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? जाइगोग्राम बिकोलोराटा। ठीक है, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बात ये समझ लीजिए कि जो पार्थेनियम है, या इसको गाजर घास कहते हैं, ये आयातित गेहूं के साथ आने वाली प्रजाति है जो पराग कण एलर्जी का कारक होती है। याद रखिएगा, ये गाजर से दिखने के कारण इसका नाम क्या रखा गया? गाजर घास रखा गया। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। अगला है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो अभी आपने पढ़ा था, इसमें सही जवाब क्या होगा? CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अब एक बात और याद रखिए, ओजोन परत को अभी आपने पढ़ा था कि ये पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर आने पर रोकता है, ये समताप मंडल में होता है ओजोन परत। अगर ये पूछा जाए कि ओजोन परत को क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अलावा कौन सी गैसें नुकसान पहुंचा रही हैं, तो उसमें आपका सही जवाब होगा हैलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, ट्राईक्लोरोएथिलीन, हैलोन 1211 और 1301। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। अगला एक, खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है, वे कौन से पदार्थ हैं? तो आपका सही जवाब होगा मरकरी यानी Hg और साइनाइड। ये 2 जो हैं, ये कचरों में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ हैं और इनके फलस्वरूप मृत्यु भी हो सकती है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। एक बात याद रखिएगा, ये जो Hg है यानी मरकरी, ठीक है, जो पारा कहते हैं, पानी में घुलकर मिथाइल मरकरी बनाती है। ठीक है, और पारा वाष्प में घुलकर सांस लेने में परेशानी करता है, और इसका प्रयोग अगर देखा जाए तो थर्मामीटर और बैरोमीटर बनाने में पारे का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? यहाँ नहीं पूछ रहा है। याद रखिएगा, ये जो मीथेन है, ये पशुधन, धान की खेत, गन्ने के खेत से मिलता है, ये मोटर वाहन से नहीं। यहाँ विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें यहाँ पर आपको याद रखनी होंगी। एक बात और यहाँ पर महत्वपूर्ण आपको याद रखनी होगी कि मोटर वाहन से मीथेन का उत्सर्जन नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का होता है। किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का होता है। और यदि पूछा जाए कि मीथेन का, तो अभी आपने पढ़ा धान के खेत से, गन्ने के खेत से, पशुधन से, इसके अलावा चावल की भूसी से भी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि फ्लाई एश क्या है? तो ये एश के लघु कण है। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अब यहाँ जरा थोड़ी सी फ्लाई एश के बारे में बात जान लीजिए। फ्लाई एश जो होते हैं, ये सूक्ष्म पाउडर होते हैं और ये वायु के साथ दूर तक यात्रा करते हैं।
यदि इसके उत्सर्जन की बात करेंगे तो ये कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से इनका उत्सर्जन होता है। किसका? फ्लाई एश का। और फ्लाई एश के कणों का निर्माण जो है ये एल्यूमिनियम सिलिकेट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा होता है। और याद रखिएगा फ्लाई एश में सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट, कॉपर जैसी जहरीली भारी धातुएं भी होती हैं। ठीक है, और ये किसको प्रभावित करती हैं? श्वसन तंत्र को प्रभावित करती हैं। अगला देखिए, पूछ रहा है कि ताजमहल पर किसके प्रभाव का खतरा है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? SO2। ठीक है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड का खतरा है किस पर? ताजमहल पर। यहाँ विकल्प ए सही हो जाएगा आपका। एक बात याद रखिएगा, SO2 के अलावा N2O, ठीक है, जिसको आपने यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड पढ़ा था, ये जो ओजोन परत को क्षरण करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ये ताजमहल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, ये उसके कारण ताजमहल की परत जो है वो क्या हो रही है? क्षीण हो रही है, जिससे उसकी चमक फीकी पड़ रही है। अगला अगला प्रश्न है, कोलीफॉर्म जीवाणु की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है? तो आपका सही जवाब होगा नदी के जल में सूक्ष्मजीवी प्रदूषण से। यानी कोलोफॉर्म जीवाणु के द्वारा आप नदी में जो प्रदूषण है, सूक्ष्मजीवी प्रदूषण, उनके बारे में अंदाज लगा सकते हैं। यहाँ 31 का सही जवाब होगा विकल्प सी। जरा यहाँ पर कुछ इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ये जो कोलीफॉर्म है ये विशिष्ट जीवाणुओं का समूह होता है जो मिट्टी, खराब सब्जियां, पशुओं के मल में, गंदे जल में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? वन रोपण के द्वारा, यानी वन लगाकर भूक्षरण को रोका जा सकता है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मालूम है कि जो मृदा भूक्षरण का मतलब जो मृदा अपरदन होता है ये जल द्वारा भी होता है, वायु द्वारा भी होता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर जल द्वारा ज़्यादा अपरदन होता है। अगर मृदा अपरदन को रोकने की बात करें तो अभी आपने वनारोपण पढ़ा, इसके अलावा समोच्च जुताई, पट्टीदार खेती, ये भी वन अपरदन को रोकने का उपाय है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि अंटार्कटिका के डूम्सडे ग्लेशियर का मूल नाम क्या है जो हाल ही में चर्चा में था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? थ्वाइट्स ग्लेशियर, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये चर्चा में क्यों था? इसे तेजी से पिघलने के कारण ये चर्चा में आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, थ्वाइट्स ग्लेशियर। ठीक है, जो कि अंटार्कटिका के डूम्सडे ग्लेशियर का मूल नाम है। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 34 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए, अभी हम लोगों ने एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में वहां पर इस बात की चर्चा कर ली थी। देखिए, यहाँ पर वो प्रश्न आ गया, यही प्रश्न के एक्सप्लेनेशन का फायदा होता है। अब यहाँ पर आप सीधे बता देंगे कि नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। यहाँ जरा एक बात याद रखिएगा कि यूएस पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक वे गैसें ग्रीन हाउस गैसों की कैटेगरी में आती हैं जो ऊष्मा को वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती हैं। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, इसमें उदाहरण के तौर पे आपने क्या क्या देखा था? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जलवाष्प। ठीक है, ये भी बातें यहाँ पर याद रखेंगे। और आपने एक बात और ध्यान में रखा होगा, ये जो CO2 ये पेट्रोलियम ईंधन के दहन से, और इसके साथ ही साथ यदि CH4 यानी मीथेन की बात करें तो धान के खेत से पशु की जुगाली करने पर भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या ग्रीन हाउस गैस नहीं है? फिर वही प्रश्न रिपीट किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन को आपने पहले देख लिया है, मैंने सबसे पहले ओजोन के बारे में आपको क्लियर कट कर दिया था। यहाँ पर देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र NO2 दिया है, यहाँ पर N2O होना चाहिए। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है कि ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना सर्वप्रथम 1824 में जोसेफ फोरियर ने किया था। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका ये भी बात याद रखनी होगी ग्रीन हाउस गैस के बारे में, जोसेफ फोरियर। अगला देखिए जरा, पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प डी देखिए, बिल्कुल क्लियर कट है कि ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कृषि के ग्रीन हाउस गैस का एक तरीका जहाँ पर उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों के बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार फसलों की खेती होती है। तो ये कैसी खेती होती है? तो ये एक लंबवत खेती होती है, यानी वर्टिकल फार्मिंग होती है। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए, 38 पूछ रहा है कि कृषि क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले मीथेन के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो यहाँ पर आपको सीधा दिख रहा है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, यानी विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा आपका, कई बार चर्चा हो चुकी है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो आपका सही जवाब होगा कुतुब मीनार में। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में कराया था। इसके अलावा कुतुब मीनार के परिसर में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और इल्तुतमिश का मकबरा भी है। ये तीनों बातें आप याद रखेंगे किसके संदर्भ में? कुतुब मीनार परिषद के संदर्भ में, यानी अलाई दरवाजा भी कुतुब मीनार में,
इसके अलावा कुतुबुल इस्लाम मस्जिद और इल्तुतमिश का मकबरा। अगला देखिए, भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो जब ये प्रश्न बना था तो उस समय 7वां स्थान था, यानी यहाँ पर उस समय विकल्प बी सही था। वर्तमान स्थिति में देखेंगे तो भारत में 40 स्थान है, इस प्रकार भारत का स्थान 6वां हो चुका है। ठीक है, यानी भारत का स्थान कौन सा? 6वां वर्तमान स्थिति के अनुसार। और यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, यूनेस्को यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के बारे में जिसको कहते हैं, इसका गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। और दूसरी बात कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस, फ्रांस में। अगला देखिए, पूछ रहा है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अक्टूबर 2019 में भारत में इनमें से किस दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति की संख्या गणना करने के लिए पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया था? ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? हिम तेंदुआ। याद रखिएगा 2019 में, ठीक है, भारत में दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति हिम तेंदुआ की संख्या की गणना करने के लिए पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया गया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था कि आने वाले दशक में दुनिया में हिम तेंदुओं की आबादी को दोगुना करना, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? गंदे पानी का सही से निपटान न होने के कारण पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है, विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पढ़ा है कि भारत में ऐसा कौन सा और एकमात्र राज्य है जहां पर छत पर बरसात के पानी का संग्रहण ढांचे का निर्माण करना सभी घरों के लिए अनिवार्य है? तो ये भारत का पहला ऐसा राज्य तमिलनाडु है, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला मंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए किस अभियान के लिए दर्ज किया गया? जब ये प्रश्न बनाया गया तो उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। उस समय उन्होंने क्लीन यूपी ग्रीन यूपी एक प्रोजेक्ट चलाया था, जो कि 7 नवंबर 2015 को स्टार्ट हुआ और एक ही दिन में विभिन्न जिलों में 10 लाख से अधिक वृक्षारोपण का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। यानी उस अभियान का नाम क्या था? क्लीन यूपी ग्रीन यूपी, 7 नवंबर 2015, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। पूछ रहा है कि नगरपालिका के कूड़े कचड़े पर एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं, इन फर्नेस को क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा इंसिनरेटर। ठीक है, इंसिनरेटर कहा जाता है। ठीक है, नगरपालिका द्वारा जो बड़े से फर्नेस में जो कूड़ा करकट जलाया जाता है, यहाँ पर विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। 2003 में ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना हुई थी। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि 2003 में जो ग्लोबल फुटप्रिंट जो हुआ था, ये मूल तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड में स्थित एक स्वतंत्र थिंक टैंक था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय ऑकलैंड, कैलिफोर्निया में। ठीक है, और ये जो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क है, ये पर्यावरणीय पदचिन्ह और जैव क्षमता सहित स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए उपकरण विकसित करता है और बढ़ावा देता है। याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने चिड़ियाघरों और हिरन उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू की है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। ये 2015 में उस समय का ये करंट से लिया गया प्रश्न था। अगला है, मार्च 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में नवीनीकृत स्रोतों का उपयोग करके 12.3 गीगावाट कुल बिजली उत्पादन की क्षमता की गई? तो उस समय ये सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी, कर्नाटक। ये भी उस समय का करंट से संबंधित था। तो यहाँ पे पर्यावरण और पारिस्थितिक से संबंधित प्रश्न जो थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब आप लोग परंपरागत सामान्य ज्ञान को देखेंगे। परंपरागत सामान्य ज्ञान में पहला जो टॉपिक है वो अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है। तो अंतरिक्ष विज्ञान यानी स्पेस साइंस से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा OSIRIS-REX, जिसको आप क्या पढ़ेंगे? ओसिरिस रेक्स। ठीक है, ये जो ओसिरिस रेक्स है, ठीक है, ये क्या चीज़ है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये एक अंतरिक्ष यान है। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। जरा इसको समझ लीजिए। एक बात याद रखिए, जो ओसिरिस रेक्स है ये नासा का एक अंतरिक्ष यान है, जिसे सितंबर 2016 में क्षुद्र ग्रह बेन्नु की यात्रा के लिए भेजा गया था। वहां से इसे नमूनों को कलेक्ट कर पृथ्वी पर आना था। और यदि यहाँ पर दूसरी बात आपको जो महत्वपूर्ण याद रखनी है कि ये जो ओसिरिस रेक्स है, इसका पूरा नाम क्या है? यहाँ पर ओ है जो ओरिजिन्स, फिर उसके बाद स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रेगुलिथ, एक्सप्लोरल, एक्सप्लॉइट, सैंपल रिटर्न मिशन। ठीक है, ये इसका किसका फुल फॉर्म है? ओसिरिस रेक्स का। ठीक है, तो ये भी बात दिमाग में रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि उपग्रह इनसेट 2E का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा कोरू से, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो इनसेट 2E है, ये इसरो द्वारा निर्मित एक इनसेट 2 की श्रृंखला है, उसके अंतर्गत इस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। इसमें अंतिम दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण और मौसम विज्ञान सेवाओं संबंधित ये उपग्रह हैं। यदि बात करें इनसेट 2E की, तो इस उपग्रह को अप्रैल 1999 में फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण केंद्र से भेजा गया था। और किस रॉकेट द्वारा? एरियन रॉकेट के द्वारा। तो याद रखिएगा, इसे 1999 में, अप्रैल 1999 में, और कहाँ से? फ्रेंच गुयाना के कोरू से। ठीक है, अगला देखिए,
पूछ रहा है कि सोलर बी सूर्य का अध्ययन करने वाला सैटेलाइट निम्नलिखित में से किस देश ने लॉन्च किया था? तो आपका सही जवाब होगा जापान। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो सैटेलाइट सोलर बी है ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए जापान ने सन 2006 में लॉन्च किया था। ठीक है, इतनी बात यहाँ पर याद रखेंगे। और इसको किस यान द्वारा लॉन्च किया गया था? JAXA-MV7 द्वारा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? वेलेंटीना टेरेस्कोवा, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। वेलेंटीना टेरेस्कोवा ये कहाँ की रहने वाली है? तो याद रखिएगा वेलेंटीना टेरेस्कोवा रूस की रहने वाली है। ठीक है, और ये विश्व की प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने 1963 में वोस्टाक 6 नामक यान से अंतरिक्ष यात्रा की थी। याद रखेंगे इनको। अगला प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा जीनिया, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, जीनिया। जरा यहाँ पर कुछ बातें और जान लीजिए। नासा के एक जो 46वें स्पेस मिशन के कमांडर थे जिनका नाम केली था, इन्होंने अंतरिक्ष में नारंगी रंग के खूबसूरत फूल जिसका नाम जीनिया है उसको उगाया था। ये बात आपकी क्लियर हो गई कि नासा के ये मिशन में ये हुआ था, केली ने ये किया था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इससे पहले अगस्त 2015 में लेटस नामक एक पौधा उगाया गया था जो एक प्रकार का सलाद है। ठीक है, और यहाँ प्रश्न में क्या पूछा? प्रथम पुष्पित फूल, वो कौन सा है? जीनिया। अब एक यहाँ विकल्प में एक दिया हुआ है रेफ्लेसिया। जो रेफ्लेसिया है ये धरती पर सबसे बड़ा फूल है, ये भी बात याद रखेंगे। अगला पूछ रहा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। और किस राज्य में? तो कर्नाटक में। और पूछा जाए कि स्थापना कब हुई? तो 1969 में। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि सैटेलाइट इनसेक्ट 2E यहाँ से लॉन्च किया गया। देखिए ये प्रश्न अभी आप प्रश्न संख्या 2 पढ़ रहे थे, वहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा गया था और इस प्रश्न को फिर रिपीट कर दिया गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कई बार इन प्रश्नों को दोहराना आवश्यक है। सैटेलाइट इनसेक्ट 2E लॉन्च किया गया, ये कहाँ से? तो ये कोरू से। तो इसके डिटेल यहाँ पर सी सही हो जाएगा, इसका डिटेल आपने पहले देख लिया। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी, आर्यभट्ट। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, भारत का अंतरिक्ष में जो प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है ये आर्यभट्ट है और इसका प्रक्षेपण जो है ये तत्कालीन सोवियत संघ के कापुस्तीन यार प्रक्षेपण केंद्र से कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान द्वारा 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। ये भी याद रखेंगे आप। ये प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब होगा सी। यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं एक्सप्लेनेशन उसको आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने नेविगेशन सैटेलाइट के इस्तेमाल होने वाली परमाणु घड़ी को विकसित किया है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा इसको विकसित किया गया है। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि इसरो ने अभी हाल ही में 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे 22 जुलाई 2019 को। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाश गंगाओं के सुपर क्लस्टर का नाम क्या है? ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो भारतीय वैज्ञानिकों ने आकाश गंगाओं के सुपर क्लस्टर का नाम रखा है वो है सरस्वती, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा कुछ बातें समझ लीजिए। एक सुपर क्लस्टर जो है ये छोटी आकाश गंगाओं के समूहों या आकाश गंगा समूहों का एक बड़ा समूह है। ठीक है, और अभी हाल ही में IUCAA द्वारा पुणे में जो है ये आकाश गंगाओं के एक बहुत बड़े समूह क्लस्टर की खोज की थी जिसका नाम रखा गया है सरस्वती। इसमें आकाश गंगाओं के कुल 43 क्लस्टर शामिल है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि लो अर्थ ऑर्बिट में लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट करने वाला भारत दुनिया का कौन सी बड़ी शक्ति हो गई है? तो आपका सही जवाब होगा चौथी बड़ी शक्ति हो गई है। ठीक है, और इसको किस मिशन के नाम से जाना जाता है? तो मिशन शक्ति के नाम से, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह को जो सफलतापूर्वक नष्ट किया था मार्च 2016 में, ये भारत एंटी सैटेलाइट मिशन, ये इसको मिशन शक्ति नाम दिया गया और ये भारत ने अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत चौथा देश बन गया था। ये प्रश्न में पूछा गया। अगला, कैप्टन राकेश शर्मा ने किस वर्ष में एक सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष की यात्रा की थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1984 में, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ये जो कैप्टन राकेश शर्मा थे इन्होंने 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में जाने वाले ये प्रथम भारतीय बने थे जो सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जोयूज T11 अंतरिक्ष यान में कजाकिस्तान के वैंकूवर कॉस्मोड्रोम से ये गए थे और 11 अप्रैल 1984 को ये सुरक्षित वापस लौट आए। यदि बात करें अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला की, तो ये कल्पना चावला जो कि हरियाणा की रहने वाली हैं। इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया शटल के नष्ट हो जाने पर हो गई थी। तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया कि इसरो द्वारा प्रक्षेपित मार्स ऑर्बिटर मिशन के माध्यम से सितंबर 2018 में मंगल ग्रह की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरी की गई? तो आपका सही जवाब होगा 4 वर्षों में, यानी यहाँ पर विकल्प
ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो मंगल यान था ये 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचा और सितंबर 2018 में परिक्रमा पूरी की। इस प्रकार उसको 4 वर्ष का समय लगा। अगला प्रश्न है 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम क्या है? आर्यभट्ट। ठीक है, ये देखिए ये प्रश्न फिर रिपीटेड है, आर्यभट्ट यानी विकल्प यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा भी की है। इसका नाम भारतीय गणितज्ञ और खगोलविद आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। अगला प्रश्न है 6 फरवरी 2019 को भारत द्वारा लॉन्च किए गए जीसैट 31 उपग्रह का निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी, संचार के लिए इसमें उपग्रह, यानी ये डी, ये उस समय करंट से लिया गया प्रश्न था। अगला है चंद्रयान-1 भारत का चंद्रमा का पहला मिशन को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, तो ये कौन सा है? अभी आपने चंद्रयान-2 को देखा था 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, और यहाँ पर चंद्रयान-1 की बात की जा रही है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 22 अक्टूबर 2008 को। ठीक है, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जरा कुछ बातें देख लीजिए। भारत का चंद्रमा पर पहला मिशन था चंद्रयान फर्स्ट, जिसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण स्थल से 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया। और याद रखिएगा चंद्रयान फर्स्ट 30 अगस्त 2009 तक सक्रिय रहा। ठीक है, और ये चंद्रयान-1 क्या करेगा? तो ये चंद्रमा पर पानी के अंश और हीलियम की खोज करेगा। ठीक है, और जैसा अभी हमने चर्चा शुरुआत में की कि 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान-2 को GSLV MK3M1 प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया। तो ये दोनों डेट आप चंद्रयान फर्स्ट और सेकंड दोनों की याद रखेंगे। अगला देखिए, रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न शुरू हो गए हैं। पहला प्रश्न है कि 2018 में भारत के सशस्त्र बल ने प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत और मिशन इंद्रधनुष के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मेड वॉच नामक एक अभिनव मोबाइल स्वास्थ्य ऐप को लॉन्च किया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपका सही जवाब होगा भारतीय वायुसेना द्वारा। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ये उस समय का करंट से रिलेटेड प्रश्न था। ठीक है, ये 2000 हालांकि 2018 में इसको वो किया गया था। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत का पहला नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिहंत, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, में नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाया गया था। तो याद रखिएगा ये जो INS अरिहंत है, ठीक है, इसको कहाँ पर बनाया गया था? तो आपका सही जवाब होगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाया गया था। यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है वो कौन सा है? विशाखापट्टनम, जो कि रॉयल सीमा तट पर स्थित है। यदि हम INS अरिहंत की बात करें तो INS अरिहंत का जलावरण प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनके समय में 26 जुलाई 2009 को किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत की पराध्वनिक मिसाइल ब्रह्मोस की रेंज को प्रारंभ में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था की शर्त के अनुसार 290 किलोमीटर पर कैप किया गया था। जुलाई 2018 में परीक्षण प्रक्षेपण के अनुसार एलिट क्लब में भारत के प्रवेश के बाद इसकी रेंज को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो आपका सही जवाब होगा 450 किलोमीटर, यानी आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, 450 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर जरा कुछ ब्रह्मोस के बारे में जान लीजिए। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ब्रह्मोस को जमीन से, हवा से, पनडुब्बी से, युद्धपोत से, कहीं से भी आपको लॉन्च किया जा सकता है। और ब्रह्मोस मिसाइल भारत के DRDO, रूस के NPO द्वारा संयुक्त तौर पर इसको बनाया गया। और इस मिसाइल का जो नामकरण है वो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर, इन दोनों के नाम के आधार पर ब्रह्मोस नाम रखा गया। याद रखिएगा ये तीनों सेना के लिए काम आएगी। और इसका प्रक्षेपण उड़ीसा की डॉक्टर APJ कलाम द्वीप से किया गया। ठीक है, और आपको बताया गया कि इसकी जो क्षमता है उसको जुलाई 2018 में 450 किलोमीटर कर दिया गया, जो पहले 290 थी। और एक बात याद रखिएगा कि इसकी सर्वोच्च सुपरसोनिक गति जो है वो 2.8 से लेके 3 मैक तक है। ठीक है, इतनी बात आप ब्रह्मोस के बारे में जरूर याद रखेंगे। अगला देखिए, यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न बन गया, ब्रह्मोस मिसाइल की सर्वोच्च सुपरसोनिक गति क्या है? तो अभी आपने पढ़ा है 2.8 से लेके 3 मैक तक, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए किस देश के साथ मिलकर काम हो रहा है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? रूस के साथ, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि BARC कहाँ स्थित है? ठीक है, BARC का मतलब क्या? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के बारे में बात हो रहा है। ये कहाँ पर है? ट्राम्बे में स्थित है। ठीक है, यानी महाराष्ट्र के मुंबई में ट्राम्बे में स्थित है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि INS कलवरी भारत में निर्मित एक प्रथम स्कॉर्पियन वर्ग पनडुब्बी है। इस प्रौद्योगिकी में किस देश ने भारत के साथ साझेदारी की है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्रांस ने साझेदारी की है, यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रौद्योगिकी को 30 अक्टूबर 2015 को पूरा किया गया और इसको बनाया कब किया था? तो इसको 1 अप्रैल 2009 को इसको बनाया जा रहा था। ठीक है, मैंने ये इसको 1 अप्रैल 2009 से बनाया जा रहा था और ये पूरा कब हुआ? 30 अक्टूबर 2015 को। और इसमें भारत का सहयोग किसने किया? फ्रांस ने, प्रौद्योगिकी मामले में। और इसका निर्माण मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई द्वारा हुआ। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत की हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल का नाम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है।
जवाब होगा अस्त्र। ठीक है, यानी यहाँ पर अस्त्र जो है ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यहाँ विकल्प डी सही हो जाएगा। यह याद रखिएगा, ये जो मिसाइल है ये BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मारक क्षमता वाली है और इसकी रेंज कितनी है 70 किलोमीटर है। ठीक है, और ये मिसाइल एक्टिव रडार टर्मिनल गाइडेंस से लैस है, जो किसी भी मौसम में इसको प्रयोग किया जा सकता है हवा से हवा में, अस्त्र। अगला देखिए, पूछ रहा है कि DRDO द्वारा 27 मार्च 2019 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप परिसर में सफलतापूर्वक एंटी सैटेलाइट मिसाइल प्रक्षेपण किया गया, इस मिशन का नाम क्या था? ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न अभी पूछा गया था, रिपीटेड है, ये इसका नाम क्या है? मिशन शक्ति। ठीक है, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा सतह से सतह पर विकसित परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अग्नि 5। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। यहाँ एक बात याद रखिएगा, इसका जो परीक्षण है वो उड़ीसा के तट पर अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया और इसे भारत में ही विकसित किया गया और इस मिसाइल को 5000 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य भेजने में ये सक्षम है। ठीक है, नाम क्या है? अग्नि 5। अगला देखिए, पूछ रहा है भारत में बराक 8 पृथ्वी से आकाश में मार करने वाला मिसाइल किस देश के सहयोग से विकसित किया गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? इजराइल के, यानी यहाँ पर विकल्प ये सही हो जाएगा। जरा बराक 8 के बारे में एक बात और याद रखिएगा, ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बराक 8 जो इजराइल की सहायता से विकसित की गई, इस मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के बालेश्वर तट जिले में चांदीपुर से 2016 में किया गया था। ठीक है, और ये क्या करेगा? ये बहुउद्देशीय निगरानी और खतरे का पता लगाने में सक्षम रडार प्रणाली से सुरक्षित है। अगला देखिए, सुसज्जित है। अगला कह रहा है कि DRDO द्वारा विकसित निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल हवा से हवा मार करने की मिसाइल है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अस्त्र। देखिए फिर रिपीटेड है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि DRDO की स्थापना कब हुई, यानी DRDO का मतलब क्या है? भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखिए, पूछ रहा है कि भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है? कहाँ पर? नौसेना में। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, नौसेना के जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं उनको कहा जाता है एडमिरल। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, एडमिरल कहा जाता है। ठीक है, और नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, अब यहाँ पर जरा कुछ बातें और देख लीजिए, जैसे जो भारत की नौसेना है इसको 3 कमानों में बांटा गया, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। ठीक है, और इन कमान के अधिकारी को क्या कहा जाता है? वाइस एडमिरल, यानी जो सबसे सर्वोच्च अधिकारी होते हैं वो एडमिरल, और जो ये 3 कमान है पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, इसमें वाइस एडमिरल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जरा विकल्प में और बातों पर गौर कर लीजिए। यदि आपसे पूछा जाए कि थल सेना प्रमुख के जो सर्वोच्च हैं उनको क्या दिया जाता है, तो वो होते हैं जनरल, यानी जो विकल्प ए में दिया है ये थल सेना प्रमुख। जैसे थल सेना प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे। ठीक है, तो आप देखते हैं नाम के आगे जनरल लगा है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम बात करें वायुसेना की, तो एयर चीफ मार्शल जो विकल्प बी में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप तीनों सेना के बारे में देख लिया। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? अब हम लोग नृत्य एवं संगीत में आ गए हैं। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं, तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। ये जो जवारा है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, ये मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। ये जो जवारा नृत्य है ये गरासिया जाति द्वारा होली के अवसर पर महिला और पुरुष दोनों के द्वारा युगल तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। यदि हम हरियाणा राज्य की बात करें तो आपने हरियाणा में धमाल, खोरिया, झूमर, ये हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है। इसके अलावा देखेंगे तो फाग, डफ, लूर, गुग्गा, जागोर, ये सब क्या हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी, कथक। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अब जरा यहाँ पर अगर बात करें कि कथकली जो ऑप्शन में दिया है तो ये केरल की है, भांगड़ा पंजाब का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य शैली है। ठीक है, तो ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी जिम्मेदार है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी। कौन है? संगीत अकादमी। ठीक है, अगर हम संगीत अकादमी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 31 मई 1952 को दिल्ली के रविंद्र भवन में की गई थी। कब किसकी स्थापना? संगीत नाटक अकादमी, 31 मई 1952। और ये किसके लिए है? भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास के लिए। और ये अकादमी किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और अगर पूछा जाए कि ललित कला अकादमी, तो इसकी स्थापना कला के लिए 1954 में, साहित्य अकादमी की इसका उद्घाटन 12 मार्च 1954 को किया गया था। अगला प्रश्न है पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? तो आपका सही जवाब होगा संतूर के। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा, संतूर के। आगे चलते हैं, यहाँ पर जरा एक बात याद रखिएगा, ये जो पंडित शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर वादक हैं,
इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार और पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सेम प्रश्न फिर रिपीट हो गया, पंडित शिव कुमार शर्मा, तो आपका सही जवाब होगा संतूर वादक, विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य कौन सा है। तो यानी पूछ रहा है कि उस्ताद बिंदा खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो आपका सही जवाब होगा सारंगी, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, इसको जरा ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं, जो बिंदास आदमी होते हैं वो सारंगी बजाते हैं। अगर हम बात करें कुछ और लोगों की, तो पंडित राम नारायण जी, आशिक अली खां, साबरी खां, संतोष मिश्र, ध्रुव घोष, ये भी सारंगी वादक हैं, तो इनके भी नाम आप याद रखेंगे। अगला देखिए, करा की तेर ताली का कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान का लोक नृत्य है तेर ताली, यानी आपका विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ एक बात और याद रखिएगा, इस तेर ताली जो कि लोक नृत्य राजस्थान का है, इसमें स्त्रियां शरीर पर 13 मंजीरा बांधकर नृत्य करती हैं। अगला देखिए, पूछ रहा है श्रीमती एन राजन का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। इनका संबंध वायलिन से, किसका, श्रीमती एन राजन का, बी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर जरा कुछ वाद्य यंत्र हैं और उनसे संबंधित लोगों के नाम दिए गए, जरा देख लीजिए। पहला है सितार, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, ये लोग सितार से संबंधित हैं। अगर बात कीजिए सरोद की, तो अमजद अली खां, अली अकबर खां और अलाउद्दीन खां। बांसुरी की बात करेंगे, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष। अगर तबला की बात करें तो अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, गुदई महाराज और किशन महाराज। अगला बात करें वायलिन की, तो वायलिन में डॉक्टर एन राजम, विष्णु गोविंद जोग और संगीता शंकर। संतूर की बात करें तो शिव कुमार शर्मा, जो अभी आप कई बार पढ़ चुके हैं। वीणा एस बालचंद्रन और बदरुद्दीन डागर, इनका संबंध वीणा से, याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो आपका सही जवाब होगा शहनाई से, विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये वाराणसी से संबंधित हैं और इन्हें 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा उदय शंकर, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत की जो शास्त्रीय नृत्य है उनको विदेशों में प्रचारित किया, यूरोप और अमेरिका जैसे जगहों पर, और इसी कारण भारत में आधुनिक नृत्य का जन्मदाता कहा जाता है किसको, उदय शंकर जी को। ठीक है, और याद रखिएगा 1971 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया था। अगला देखिए, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, कथक से संबंधित है, जो अभी आपने पढ़ा भी है इसको। बिरजू महाराज का संबंध कथक से, विकल्प बी सही हो जाएगा। यहाँ पर जरा कुछ और देख लीजिए। अगर कथकली की बात करेंगे तो बल्लौल तोल नारायण मेनन और उदय शंकर, ठीक है, ये इनका संबंध किसे, कथकली से, बलतोल नारायण मेनन और उदय शंकर। अगर बात करेंगे भरतनाट्यम की, तो यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मान सिंह, इनका संबंध भरतनाट्यम से। मणिपुरी से संबंध है गुरु अमली सिंह और आतंब सिंह का। कथक से बात करेंगे तो बिरजू महाराज, बिंदादीन महाराज और लच्छू महाराज का संबंध कथक से है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। इनका संबंध तबला से है। ठीक है, अब जरा उस्ताद जाकिर हुसैन तबला, अगर पंडित रविशंकर की बात करें तो सितार, अमजद अली खां सरोद और हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष, इनका संबंध बांसुरी से, ये भी आप याद रखेंगे। मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, केरल से संबंधित है मोहिनी अट्टम, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। जरा कुछ और नृत्य कला और राज्यों का देख लीजिए। मोहिनी अट्टम केरल आपने देख लिया, ओडिसी ये उड़ीसा से, यक्षगान कर्नाटक से और भरतनाट्यम कहाँ से है, तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि आंध्र प्रदेश और केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र प्रदेश में इसे उगादी कहा जाता है, तो महाराष्ट्र में इसे किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ एक बात याद रखिएगा, ये जो गुड़ी पड़वा पर्व है महाराष्ट्र में, ये हिंदू नववर्ष का आरंभ की खुशी के तौर पर सेलिब्रेट होता है और ये त्यौहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नए साल के तौर पे मनाया जाता है। अगर उगादी की बात करें तो अभी प्रश्न में ही दिया था कि ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्यौहार है और ब्रह्म पुराण के अनुसार इस त्यौहार को चैत्र मास के प्रथम दिन मनाया जाता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम जिन्होंने प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा को गोद लिया था, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सिद्धेश्वरी देवी। ठीक है, अब यहाँ पर जरा यहाँ विकल्प ए सही हो जाएगा। जरा इसको डिटेल में देख लीजिए। ये पद्मश्री से सम्मानित है सिद्धेश्वरी देवी, जो वाराणसी के रहने वाली प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका थी। बचपन में इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया, तो इनका लालन पोषण इनकी मौसी गायिका राधेश्वरी देवी द्वारा किया गया। इनके गुरु का नाम है सियाजी मिश्रा। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या है, सियाजी मिश्रा। ठीक है,
यही प्रश्न में पूछा गया है कि सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था। गुरु के बारे में इन्होंने कहा कि कोई भी अधिक उदार और स्नेही गुरु प्राप्त नहीं कर सकता। अपने कोई बच्चे नहीं होने के नाते उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह व्यवहार किया। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब सिद्धेश्वरी देवी डायरेक्ट लिंक किया है किससे, गुरु भी, शिष्या भी हैं और ये एज ए बेटी भी इन्होंने लिया सियाजी मिश्रा ने। अगला देखिए, पूछ रहा है कि राधा और कृष्ण की पूजा से जुड़े किस नृत्य रूप में स्त्रियां अपने सिर पर तेल के दीपक रखकर नृत्य करती हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, चरकुला नृत्य में। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो चरकुला नृत्य है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, और ये ब्रजवासी क्षेत्र, मतलब ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। ये श्री कृष्ण और राधा की पूजा से जुड़े है ये चरकुला नृत्य, और इसमें स्त्रियां सिर पर तेल का दीपक रख के नृत्य करती हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में जो अभी हमने आपसे बताया कि ब्रज क्षेत्र में यानी अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है? दिया है कि यह एक संतुलन का एक कठिन कार्य है जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लकड़ी के पिरामिड मंच पर 108 तेल की लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुआ, भगवान कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चरकुला नृत्य, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ख्याल नृत्य दिया है विकल्प में, ये बुंदेलखंड से संबंधित है। अगर बात की जाए रासलीला तो ये कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है, और रामलीला का संबंध राम की लीलाओं मंचन से है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि घूमर लोकनृत्य है, तो घूमर लोकनृत्य कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। यहाँ एक बात याद रखिएगा, ये जो घूमर नृत्य है जो राजस्थान से संबंधित है, इसमें ये महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं केवल। ठीक है, और इसमें लहंगा पोशाक के तौर पर वो इसमें इसको परफॉर्म करती हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि मधुबनी, ये चित्रकला से संबंधित प्रश्न को देख रहे हैं। मधुबनी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मिथिला, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो बिहार में मिथिला है, इसके अलावा दरभंगा, पूर्णिया, मधुबनी और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में प्रसिद्ध है मधुबनी कला। ठीक है, ये रंगोली कला के तौर पर प्रसिद्ध थी, परंतु धीरे धीरे इसे दीवारों और कपड़ों पर भी किया जाने लगा। ठीक है, तो यानी मधुबनी और मिथिला से, यानी बिहार से। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कौन सी कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मधुबनी, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मकबूल फिदा हुसैन को, यानी मकबूल फिदा हुसैन को भारत के पिकासो के तौर पे जाना जाता है। विकल्प ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, मकबूल फिदा हुसैन को 1966 में पद्मश्री, 1973 में पद्म विभूषण और 1991 में पद्म विभूषण और 73 में पद्म भूषण दिया गया, और बाद में इन्होंने कतर की नागरिकता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, तो इस प्रकार आपने चित्रकला तक के प्रश्नों को देख लिया। यहाँ से हम आगे प्रश्नों को, श्रृंखला को देखेंगे जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, ये आप विविध के प्रश्न समझ सकते हैं जो परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आते हैं। किसी भी पार्ट को मिस नहीं करना है, क्योंकि एक एक प्रश्न को ही जोड़ के 25 प्रश्न तैयार होंगे। तो आप सभी प्रश्नों को गंभीरता से देखेंगे। शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन की वीडियो को प्रतिदिन ही कंप्लीट कर ले ताकि कोई पेंडिंग ना रहे और आपको रिवीजन करना आसान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।